आओ फटाफट से। जो अपन ने लास्ट क्लास में बैड डेट्स वाला सारा कहानी सीखी थी ना, प्रोविजन और बैड डेट्स वाली, उसका इलस्ट्रेशन आईसीआई का आपने अलग कर लिया, बट एक बार फिर भी अपन कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई डाउट हो तो पता लग जाए। ये तो जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए थे वो लिखे थोड़ा ना थे आपने, समझे हुए ना सारे आपके? ठीक है। ओके, तो मैं भी ये शीट भी शेयर कर दूंगा, तो आपको लिखना हो तो लिख भी लेना एग्जाम्पल, और एक बार मैं करवा भी देता हूँ ये वाला। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। ऑन 1 अप्रैल 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000, मतलब 40,000 का प्रोविजन अपने पास में था। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021 वर 15 लाख, बैड डेट्स टोटल्ड 1 लाख। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई बैड डेट को पहली बात तो आप राइट ऑफ करो। अब बैड डेट को आप राइट ऑफ करोगे और प्रोविजन भी मेंटेन करना है आपको, तो इसका मतलब ये बताओ, अगर बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है तो ये बैड डेट्स ऑलरेडी ये अपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो रखे हैं या करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। राइट ऑफ बोल रहा है, इसका मतलब अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको है ना यहाँ पे एंट्री करवाता हूँ आपको। एंट्री क्या होगी, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसकी एंट्री क्या होगी अपन देखते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है ना, तो जो लिखा हुआ होता है वही लिखने का। कितने रुपए बोलो? 1 लाख। ये 1 लाख, ये मैंने एंट्री कर दी। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में प्रोविजन में कितने रुपए रखे हुए हैं भाई? 40,000 है अपने पास प्रोविजन में। और अगला कह रहा है कि अपने को जो है साहब, वो ट्रेड रिसीवेबल का जो बचेगा ना बैलेंस, उसका 5% के बराबर का प्रोविजन क्रिएट करना है या मेंटेन करना है? मेंटेन। मैंने बोला आपको यहाँ पे क्रिएट में तो फंस जाओगे आप। क्रिएट में तो फिर आपको 70,000 का ही करना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पे अपने को ना मेंटेन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा इसको। आप इसको ऐसे पढ़ो कि ये मेंटेन करना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेंटेन करना। ये शब्द को चेंज कर लो। अब क्या लिखो? टू मेंटेन। चेंज कर लो। वैसे देखो, इनको क्रिएट लिखा है तो फिर क्रिएट के हिसाब से आंसर देना चाहिए, पर मेंटेन के हिसाब से आंसर देते हैं ये किताब वाले। बताऊंगा अभी आपको आगे। इसको मेंटेन कर लो अभी हाल फिलहाल के लिए आप। क्रेडिट का मतलब क्या भाई? इतना ही बनाना है। मेंटेन का मतलब हो गया इतना तो अपने को रखना है क्लोजिंग में, इतना क्लोजिंग में रखना है। दोनों में फर्क हो जाता है शब्दों में। ठीक है। चलो, तो अब कुल मिलाकर अपने को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो एक काम करता हूं। मेरे पास भले ही प्रोविजन का बैलेंस कम था, ठीक है, और बैड डेट्स भले ही मेरे पास 1 लाख का है, तो भी मैं बैड डेट्स को कहां से चार्ज करूंगा? प्रोविजन से चार्ज करूंगा, क्योंकि मुझे आगे प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोला गया है। याद करो, मैंने जब आपको एग्जाम्पल कराए थे तब आपको ऐसे ऐसे केसेस भी लिए थे जहां प्रोविजन कम है और बैड डेट ज्यादा का हो गया है, तो अपन जितना प्रोविजन है उससे ले लेंगे और बाकी पी&एल से ले लेते थे, अगर अपने को आगे मेंटेन नहीं करना है तो। यहाँ पे तो मुझे आगे मेंटेन करना है। अगर मुझे आगे मेंटेन करना है, इसका मतलब प्रोविजन में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। प्रोविजन में कमी पैसे की होगी तो किससे ले लेंगे पैसे? पी&एल से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, बात खत्म है। पर चार्ज कहां से करेंगे? प्रोविजन से ही करेंगे। चार्ज कहां से करेंगे मोहन? प्रोविजन से ही करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे इसके लिए आपको समझाने के लिए प्रोविजन का अकाउंट बनाता हूँ। प्रोविजन फॉर, आप भी बना लो मेरे साथ साथ। प्रोविजन फॉर, क्या लिखा हुआ है? डाउटफुल डेट है बैड डेट्स? बनाओ मेरे साथ, बनाओ बनाओ बनाओ। नहीं बनाया तो आपने बनाओ, अकाउंट बनाओ। बना लिया क्या आपने पहले अकाउंट? अगर नहीं बना तो साथ साथ बना लो। ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड। कितने का है? 40,000 का है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। इसके बाद अपन ने पहली एंट्री कर दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं फिर कह रहा हूं, आपको लगेगा प्रोविजन में तो पैसा ही नहीं है भैया, चार्ज कैसे कर रहे हो? मेंटेन करना है भाई, तो पैसे ले लेंगे पी&एल से, नो प्रॉब्लम।
तो प्रोविजन में डेबिट साइड कितना 1 लाख, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख का बैड डेट्स अपने चार्ज कर लिया। ओके, अब मेंटेन करने के लिए बोल रहा है अपने को ये, तो अपने पास ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना था 15 लाख, 1 लाख का बैड डेट चार्ज कर लिया, कितना बचा 14 लाख, 14 लाख का 5% 70,000 का मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। लिख दूंगा मैं यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में लिखूंगा, ध्यान रखना आप भी लिखना, 15 लाख माइनस 1 लाख का 5%। नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि नोट्स के नंबर इस बार भी आईसीआई ने काटे हैं। इस बार बच्चों को जो अकाउंट्स में उम्मीद थी ना नंबर्स की, उससे कम नंबर हैं, 10-15 नंबर कम, तो वर्किंग नोट के नंबर कट किए हैं आईसीआई ने, ये मान के चलो। स्टेप मार्किंग तो दी है, पर वर्किंग नोट्स के नंबर कट करे हैं, मैंने कॉपी मंगवाई है। नहीं, अकाउंट्स में तो बन जाता है, आपको स्पीड थ्रू आउट मेंटेन करनी पड़ती है भाई, बनाना तो पड़ेगा। तो नंबर कटेंगे, बस नंबर कटेंगे, पूरे नहीं आएंगे ना, 100 में 100 नहीं आएंगे, फिर 100 में से 80 आएंगे, 85 आएंगे, 82 आएंगे, इतने आएंगे। पेपर मैंने कॉपीज मंगवाई है इस बार, देखो कॉपी मंगवाऊंगा मैं बच्चों की, कुछ बच्चों की, तो उसमें इवैल्यूएशन का पता लगेगा, अभी लेटेस्ट पे चल रहा है। चलो, तो ये ओपनिंग बैलेंस था 40,000, 1 लाख का तो बैड डेट चार्ज करना है, 70,000 का मुझे क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, तो बताओ पापा से कितने रुपए लेने की जरूरत है। तो बाय पी एंड एल अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,30,000। क्लियर, पक्की बात। अच्छा, सीक्वेंस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा मैंने, तो सीक्वेंस क्या फॉलो किया, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर बैड डेट चार्ज किया, और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा मैंने, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया कि पिंडल से मैंने कितना लिया होगा, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, हाँ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर अपन ने पहले पापा से पैसे लेंगे ना अपन, भाई मेरे पास में बैड डेट चार्ज करने के लिए 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है ही 40, तो मैं बैड डेट चार्ज कैसे करूंगा, तो एक्चुअल में तो क्या होगा, अपने पास ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, फिर अपन ने पापा से पैसे ले लिए होंगे, फिर बैड डेट चार्ज कर दिए होंगे, और फिर अपने पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया होगा। तो अभी अपन ने उल्टा कैसे किया, तो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया, मिसिंग फिगर निकाला मैंने, क्या निकाला, मिसिंग फिगर निकाला। समझ में आया कि आपको कहानी का पक्का श्योर है ना, ओपनिंग बैलेंस पीएनएल से कितना लिया, बैड डेट चार्ज किया, ऑटोमेटिक ये बच गया। अपन ने सॉल्व कैसे किया, सॉल्व करने में अपन ने लिखा ओपनिंग बैलेंस, फिर बैड डेट्स को चार्ज कितना करना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है, तो पता लग गया पापा से कितने रुपए लेने हैं, पीएनएल से कितने रुपए लेने हैं। क्लियर है, तो बताओ पीएनएल से पैसे लेने वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये तीनों एंट्री लिखो फटाफट से, नहीं लिखी है आपने, लिखो फटाफट फास्ट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट्स, फटाफट से लिखो। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो जी, आ जाओ फटाफट से। अब आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर अपन ने कर लिया अभी बिल्कुल बच्चों वाला 5th। देखो अभी कुछ एडजस्टमेंट में पीछे गए हैं, तो मैं जब आएगा तब आपको बता दूंगा, वैसे आपको आता है, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशन 4 के बाद 5 में के बीच में जो ये दिया हुआ है ना, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे अलग 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 अलग। हाँ, तो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा इसको, जितने भी ये सब दिए हुए ना अभी डिस्कस कर लूंगा। पहले एक बार 5th आपने कर ही लिया, इसमें तो क्या है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या बनाना है जी, आपको ट्रेडिंग पेंडल बनाना है, एंट्रियां नहीं करनी, तो ये मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो असेट लायबिलिटी को छेड़ना मत। और बाकी जितना भी ये ओपनिंग इन्वेंट्री का डाला आपने ट्रेडिंग में डेबिट साइड, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज का डाला ट्रेडिंग के डेबिट साइड, वेजेस का डाला ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सैलरी पीएनएल के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट साइड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट सम ओन बाय कस्टमर, तो ट्रेड वाला एसेट अपना तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये तो भी काम का ही नहीं है। ये ट्रेडेबल का जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल का जाएगा बैलेंस शीट में, काम खत्म हो गया। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने।
ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी, ये वैसे ट्रेडिंग में भी जाएगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी, पर बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है, तो ये तो आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है, आपने कर लिया है। फिर आ जाइए, आप लोगों ने एक और क्वेश्चन करा है, हाँ देखो, तो मैं ना आपको इसमें इसमें देखो, आपने एक है ना शब्द पढ़ा होगा, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ऐसा शब्द 11th क्लास में स्कूल टीचर क्या है 11th क्लास के एग्जाम में देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, पुजारी फोड़ने के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, वो ये होता है साहब, जैसे अपन फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर को, तो इनको अपन ने ग्रुप कर दिया, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड असेट, या कंपनी अकाउंट्स में बोलते हैं अपन उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। फिक्स असेट नहीं बोलते वहाँ बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। फिर अपन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स को हम लोग ग्रुप करते हैं करंट असेट्स के अंदर। कहाँ ग्रुप करते हैं, करंट असेट्स के अंदर, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं बेसिकली। इसके बाद अपन लाइबिलिटीज में भी अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर के लोग जिन्होंने पैसा दिया है, इंटरनल का मतलब होता है घर के लोग जिन्होंने पैसा दिया है। इंटरनल का मतलब कैपिटल, इंटरनल का मतलब कैपिटल, और एक्सटर्नल में दो होते हैं, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट में आपको पता ही है डिबेंचर वगैरह लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, जिसको अपने को पेमेंट अगले 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर के अंदर अंदर करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही ना दो तरीके से बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके से बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में तो देखो लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड में लिखते हैं और असेट्स राइट साइड में लिखते हैं। इंडिया में तो यही फॉर्मेट है पार्टनरशिप के लिए और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। कंपनीज का फॉर्मेट तो आप 12th क्लास में पढ़ के ही आए हो, ठीक है, आपको मालूम है क्या फॉर्मेट होता है। मैं बात कर रहा हूं सर, मैं लाइबिलिटी और असेट्स के जगह की बात नहीं कर रहा। लाइबिलिटी लेफ्ट में रहेगी, असेट तो राइट में रहेंगे, पर मैं असेट्स में कौन से असेट ऊपर लिखना है फिर नीचे लिखना है, मतलब सीक्वेंस क्या रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा, और लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटी ऊपर और फिर कौन सी लाइबिलिटी नीचे, क्या सीक्वेंस रहेगा। तो इसके लिए ना अपने पास में दो ऑर्डर होते हैं, और सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, किस ऑर्डर में लिखना है, तो दो ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है जो अपन जनरली फॉलो करते हैं, इसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। आप पढ़ के भी आए होंगे, मैं बता देता हूं क्या होता है इसके अंदर। राइट साइड में क्या आएगा, असेट्स, लेफ्ट में क्या आएगी, सारी लाइबिलिटीज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो परमानेंट चीजें पहले आएगी, परमानेंट चीजें पहले लिखेंगे ऊपर। असेट्स में बताओ परमानेंट असेट कौन से होते हैं, नॉन करंट असेट या करंट असेट, नॉन करंट असेट्स। तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स सबसे ऊपर आएंगे, और फिर करंट असेट्स आएंगे। नॉन करंट असेट्स में भी कौन से वाले, तो भैया पहले अपने टेंजिबल असेट्स। हाँ, फिक्स्ड असेट्स को ही हम यहाँ पे देखो, वैसे है ना फिक्स्ड असेट का नाम 11th 12th क्लास में फिक्स्ड असेट बोलते हैं, पर वैसे अगर अपन बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे और कंपनीज लेवल पे, तो फिक्स्ड असेट को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। इसमें टेंजिबल हो गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड बिल्डिंग, प्लांट का मतलब मशीनरी प्लांट फर्नीचर्स, ठीक है। इक्विपमेंट का मतलब आपके टूल्स वूल्स जितने भी मशीनरी हो गई, वो सब किस में आ जाएगी, अपने इक्विपमेंट में आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब हो गया टेंजिबल। टेंजिबल अलग से शब्द नहीं लिखा हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट में, अगर आप देखोगे तो टेंजिबल का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल का मतलब तो इंटेंजिबल असेट लिखा हुआ है। फिर पढ़ा था अपन ने इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर अपन, आपको याद होगा नॉन करंट असेट में अपन ने उसके बाद पढ़ा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आपको याद होगा आपने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स असेट, जिसका मतलब आपको पता नहीं है क्या होता है, ठीक है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक आपको टैक्स नहीं पता क्या होती है, तब तक आपको डेफर्ड टैक्स असेट समझ में नहीं आ सकता है।
तो बस ये होता है अभी के लिए। इसके लिए एक एएस है जो आप इंटर लेवल पढ़ोगे, एएस नंबर 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, वो आप इंटर लेवल पढ़ोगे। बहुत ही शानदार एएस है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, पर है बड़ा आसान, समझ में आ जाए तो। 4th नंबर पे आता है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, जो अपन ने लोन दिया है जिसको, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन देते हैं तो उसके लिए शब्द होता है एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, और लोन लेते हैं उसके लिए शब्द होता है लोन्स ऑब्टेन्ड, लोन्स प्रोक्योर्ड, ठीक है। फिर एक 5th नंबर पे आता है अदर नॉन करंट असेट, जो ऊपर कहीं नहीं आ पाया वो यहाँ आता है। अब करंट असेट में अगर आपको याद होगा तो पहले नंबर पे आता था करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है आपके इन्वेंट्रीज, फिर आता है आपके ट्रेड रिसीवेबल, सेकंड नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल आता है, फिर इन्वेंट्री आता है, फिर आता है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आपके आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और 6th नंबर पे आता है अदर करंट असेट्स। ये सीक्वेंस है, तो पहले परमानेंट चीज आई और फिर बाद में जो कम परमानेंट जो लिक्विड चीज है वो बाद में आई। अब ऐसे लायबिलिटी में बताओ परमानेंट फंड किसके पड़े रहते हैं? परमानेंट पैसा हमेशा धंधे में किसका रखा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा। हमें मारवाड़ी में बोलता पड़ा ही रहे भाई, पाडो पड़ो रहे, तो किसका कौन सा पैसा पड़ा ही रहेगा? ओनर का पैसा धंधे में हमेशा पड़ा ही रहेगा, लगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ऊपर जो लायबिलिटी आती है परमानेंस के हिसाब से वो आती है कैपिटल, जिसको कंपनीज अकाउंट्स में बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? इसलिए सबसे पहली हेडिंग आपने देखी होगी शेयर होल्डर फंड आती है कंपनी में, शेयर होल्डर फंड याद करना। फिर अपने दूसरी हेडिंग कौन सी आती है? नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर कौन सी आती है? करंट लायबिलिटीज। तो 3 तरह, बेसिकली 2 तरह की लायबिलिटी होती है, बताता हूं मैं आपको। 2 तरह की बेसिकली लायबिलिटी होती है। एक तो होती है इंटरनल, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, और एक होती है एक्सटर्नल, और उसके 2 तरीके होते हैं, फिर उसके 2 टाइप और हैं, नॉन करंट और करंट। ये एक्चुअल में लर्निंग है। 2 तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब तो अपने मालिक का पैसा, ओनर का पैसा, कैपिटल या शेयर होल्डर फंड या पार्टनर्स कैपिटल, ठीक हो सकता है। अकेले ओनर में तो कैपिटल होता है, 2-4 ओनर होते हैं, पार्टनर होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल, और शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर फंड। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में 2 होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंट लायबिलिटी ऊपर, फिर थोड़ी सी कम परमानेंट, और फिर सबसे कम परमानेंट नीचे, क्योंकि ये तो आपको चुकानी पड़ेगी ना विद इन 12 मंथ्स में, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट ईयर आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये कम परमानेंट है, ये तो 12 महीने के बाद पे करनी पड़ेगी, तो ज्यादा परमानेंट है। और ये तो कभी पे ही नहीं करनी पड़ती जनरली, इसलिए सबसे ज्यादा परमानेंट है। सबसे ऊपर कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर कैपिटल करंट लायबिलिटी। तो ये है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। फिर एक और सेकेंड ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो हम जनरली फॉलो नहीं करते हैं। उल्टा कर दो, मतलब असेट इधर लायबिलिटी इधर नहीं, लायबिलिटी तो लेफ्ट में रहेगी, असेट तो राइट में रहेंगे, पर इनका ऑर्डर उल्टा। मतलब सबसे ऊपर अब कहां क्या आ जाएगी लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर कैपिटल। असेट साइड में सबसे ऊपर क्या जाएंगे? करंट असेट, और फिर सबसे लिक्विड चीज ऊपर आई, सबसे लिक्विड चीज। लिक्विड मतलब जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, ठीक है, जो सबसे पहले पे करना है वो सबसे ज्यादा लिक्विड लायबिलिटी है, और जो कैश में कन्वर्टेड ऑलरेडी है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विड असेट। आपने लिक्विड रेशियो पढ़ के आए होंगे आप, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है? क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट क्या होता है? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये होता था यार, जो सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, क्विक असेट। समझ में आ गया? 2 ऑर्डर मैंने पढ़ा दिया आपको। अब ये ग्रुपिंग मैंने आपको पढ़ा दी, आपको आती है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत ही फालतू इलस्ट्रेशन था, इसके लिए हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बनानी क्या है? बैलेंस शीट आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो कैपिटल तो आपने लिखा होगा लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर, फिर लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में, ये लायबिलिटी साइड में, लोन अपन ने ले रखा है लायबिलिटी साइड में, ट्रेड रिसीवेबल का लिखा है आपने असेट साइड में, कैश इन हैंड असेट साइड में, इन्वेंट्री असेट साइड में, फर्नीचर असेट साइड में, ट्रेड पेबल लायबिलिटी साइड में, एडवांस दिया है सप्लायर को, लिया नहीं है, दिया है तो असेट है,
डेबिट साइड में वैसे भी जो बैलेंस लिखा हुआ एसेट ही है जी। नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होना है और ड्राइंग कैपिटल से लेस होनी है। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी बनने के बाद। तो ये आपके लिए, ये भी आपको होमवर्क मैंने दिया था, बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया आपको। ये बताना किस ऑर्डर में बनी हुई बैलेंस शीट, ऑर्डर ऑफ परमानेंस या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो ये हो गया। और हम लोग जनरली कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्वेश्चन में वैसे लिखा नहीं आता है, लिख दे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तो फिर लिक्विडिटी फॉलो करना पड़ेगा, नंबर कटेगा नहीं तो। सोचो, ये लिख के दे दे, प्रिपेयर बैलेंस शीट बाय ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कितनी छोटी सी लाइन है। बच्चा के मेरे 2 नंबर भी काट लिए, ले काट लिए, बोला सर को, ध्यान क्यों नहीं दिया? है कि नहीं, कर सकता कुछ भी यार, आईसीआई है, आईसीआई भरोसा तो ना। तो चलो अब आ जाओ, अपन करते हैं जी जो आइटम्स अपन ने यहाँ पे छोड़े थे, एक बार इनको भी डिस्कस करते हैं क्या होता है बुक से ही। सर्टेन एडजस्टमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट। तो मैं जब बेसिक डिस्कशन इस चैप्टर की किया था तो मैंने आपको बताया था, पहले तो मैंने आपको एक्सपेंस और इनकम का बताया था, पर मैं एक बार वापस से आपको शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो देखो साहब, फटाफट से ध्यान से देखना और इसको आप लिख भी सकते हो। पेज नंबर है 7.30। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंस की। हम एक्सपेंस और असेट में, मैं एक्सपेंस की बात करूंगा तो असेट की भी साथ साथ बात करूंगा, सीधी बात है, क्योंकि एक्सपेंस और असेट में फर्क केवल एक ही लाइन, एक ही शब्द का, एक थिन लाइन का गैप होता है एक्सपेंस और असेट में। वो डिस्कस करना है मेरे को आज, ताकि आपको ना नॉलेज में दे सकूं अकाउंट्स की बिल्कुल बारीकी वाली, तब मेरे को संतुष्टि मिलेगी, नींद भी अच्छी आएगी, बात ही है, ठीक है। अब देखो जी, असेट और एक्सपेंस बेसिक टर्म है, 11 क्लास से पढ़ रहे हो आप। कोई भी बताओ, आप में से कोई डिफरेंस बताना चाहता है, एक्सपेंस क्या होता है और असेट क्या होता है? चलो छोड़ो, डिफरेंस नहीं आता तो बताओ एक्सपेंस क्या चीज है और असेट क्या चीज है। हाँ सर बताइए। एक्सपेंस तो अपने खर्चे हो गए, भाई ने बोला खर्चा, खर्चा, ठीक है। और एक्सपेंस, तो इसके लिए पे नहीं करना है, पेमेंट करना है, ये कर दिया है, कर दिया। और असेट में फायदा नहीं लिया, पेमेंट कर दिया। हाँ तो अभी फायदा नहीं दिया इस साल, अगले साल देगा। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देगा, आप ऐसा बोल रहे हो, के लिए बेनिफिट देता है। आपको मैं ना ये क्लास के बाद हांगकांग की बुक शेयर करूंगा, वहाँ की जो एजुकेशन की बुक्स है ना भाई, ऐसे बताते हैं एक एक चीज, मजा ही आता है कसम से। अपनी बुक्स में ना हर चीज को ऐसे एक एक शब्द इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि मतलब क्या है इसका, वहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। मेरे के साल एक बच्चा आया था, हाँ इंडिया का ही है, किशनगढ़ से रिलेटेड है, बट बच्चा पढ़ता हांगकांग है, तो उसने रिक्वेस्ट करी, मैंने एक महीने पढ़ा लिया, था 11th 12th क्लास में ही, ठीक है। अच्छा पे कर रहा था, और मेरे को एक्सपीरियंस लेना था कि वहाँ का बोर्ड कैसा है। सीबीएसई बोर्ड में जानता हूँ, आरबीएसई बोर्ड में जानता हूँ, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ, मेरे को ये बोर्ड भी देखना था, तो मैंने देखा, इतना शानदार बनाया हुआ है। तो उस तरह से मैं बताता हूँ कहानी क्या है, मेरे को तो पहले भी आता था, बट क्या होता है देखो, समझाता हूँ मैं आपको। पर वहाँ के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मतलब ये सब सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको। देखना सर क्या होता है, समझना। बताना चाहते हो आप? बताओ सर प्लीज। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं बताता हूँ आपको, कनेक्ट करता हूँ मैं, मतलब अ, अपन ने पैसा पे करा है चाहे नहीं पे करा है उस पर मत जाना अभी, पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है उस पर भी एक बार के लिए मत जाओ, वो पार्ट सेकेंडरी पार्ट है। अपन बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की।
अब देखना, ऐसी चीज जिसका करंट अकाउंटिंग ईयर में फायदा मिल गया है, जो ये कह रही थी, जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है करंट अकाउंटिंग ईयर में, वो तो है मेरा एक्सपेंस। और जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं लिया, वो है आपका असेट। फ्यूचर में मिलेगा, 4 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, इस साल तो नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में भी नहीं मिलता तो उसको असेट नहीं बोलता। इस साल फायदा नहीं मिला बट फ्यूचर में मिलेगा, इसका मतलब आज तो एक्सपेंस नहीं है, आज तो फायदा नहीं मिला बट फ्यूचर में मिलेगा, इसका मतलब क्या है, मेरी ये रिसोर्स है, ये कोई ना कोई मेरे लिए रिसोर्स है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू देने वाली चीज है, जिसको हम बोलते हैं असेट। क्या बोलते हैं कमॉन? असेट। तो असेट का मतलब इसका आज तो फायदा नहीं मिला बट कब मिलेगा कमॉन? फ्यूचर में, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंस का मतलब आज बेनिफिट मिल गया बट फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। अब समझने करना कोशिश प्लीज, इसको एग्जांपल्स के तौर पर समझाता हूं मैं आपको। मैं मशीनरी लेकर आया 5 लाख रुपीस की, तो मैं 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी लाया 5 लाख रुपए की। क्या एंट्री करते हैं अपन? पेमेंट भी कर दिया मैंने। अभी मैं ऊपर हालांकि डिस्कशन में पेमेंट्स पे नहीं आया हूँ, पेमेंट कराया कि नहीं कराया, पर मैं तो यहाँ बता रहा हूँ पेमेंट कर दिया है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5 लाख। अच्छा, मशीनरी को डेबिट क्यों किया है? वाई वी हैव डेबिटेड मशीनरी, व्हाट इज द रूल बिहाइंड दिस? हम इसको असेट मानते हैं आज। असेट बढ़ गया जी मेरा एज पर मॉडर्न अप्रोच, और कैश और बैंक वाला असेट कम हो गया, इसलिए एंट्री कर देते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी को डेबिट कर दिया क्योंकि मैंने मान लिया मेरा असेट बढ़ गया, मेरा असेट बढ़ गया, और क्योंकि इसका फायदा मुझे फ्यूचर तक मिलेगा इसलिए मेरा असेट बढ़ा दिया मैंने। कि उसको एक्सपेंस क्यों नहीं माना? क्योंकि इसका अभी तक फायदा नहीं लिया, आज तो लिया ही है इसको, आज तो मैंने इसको परचेज बस किया ही है, इसका फायदा मैं लूंगा। अब समझना, ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड पे हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बंडल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाऊंगा ना, कितने रुपए की दिखाऊं? बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं 31 मार्च 25 को, कितने दिखाऊं मशीनरी? 5 लाख की लाया था ओपनिंग में, स्टार्टिंग में। ईयर एंड पे कितने दिखाऊं? डेप्रिसिएशन बताओ। तो मैं बताता हूं आपको कि भैया डेप्रिसिएशन 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो असेट कितने का दिखाऊं इधर? 4 लाख का। क्यों 5 लाख क्यों नहीं दिखा रहे? 5 लाख का क्यों नहीं दिखाना चाहते यहाँ पे आप? क्योंकि 1 लाख की मशीन का फायदा नहीं ले लिया, इसलिए डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है। इसलिए क्या है? डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है। और उतने ही 1 लाख से अपनी असेट क्या हो गई है? कम हो गई है। असेट कम हुआ क्योंकि उसका फायदा ले लिया, तो वो क्या बन गया? एक्सपेंस। असेट के कम होने से क्या बनता है? वो आपका एक्सपेंस बनता है जी। क्या बनता है वो आपका? एक्सपेंस। अनटिल एंड अनलेस आग लग जाए, उसका फायदा नहीं लिया पर आग लग गई, जल गया वो, तो भी वो एक्सपेंस ही है, लॉस है वो। क्या है वो? जिस चीज का फायदा लिए बिना असेट घट जाए तो वो लॉस, फायदा लेने के बाद घट जाए एक्सपेंस। समझ में आया क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? फायदा ले लिया, असेट की वैल्यू डाउन हो गई, एक्सपेंस। फायदा नहीं लिया, असेट वैल्यू डाउन हो गई, लॉस। इसमें फर्क समझो आज आप। 11th क्लास के बच्चों समझाना समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कम ऑन, टू मशीन। असेट को तो करते हैं कम और एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं। और जिस चीज का फायदा ले लिया वो मेरे असेट तो नहीं है। अब 5 लाख में से 1 लाख की मशीन का मैंने बेनिफिट ले लिया, तो मशीन कितने रुपए की मेरी असेट बची? 4 लाख। तो जिस चीज का फायदा फ्यूचर में लूंगा वही कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में, और वही मेरा क्या है? असेट है। सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या? मतलब असेट और एक्सपेंस के बीच में कौन सी लाइन खड़ी है? फायदा ले लिया कि नहीं लिया? फायदा ले लिया करंट अकाउंटिंग ईयर में,
एक्सपेंस हो गया, फायदा नहीं लिया, फ्यूचर में लूंगा तो असेट होगा, बस सिंपल। अब फ्यूचर में कितना फ्यूचर, अगले 1 साल में फायदा ले लूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर फायदा ले लूंगा तो करंट असेट, और अगले 1 साल के बाद फायदा ले लूंगा तो नॉन करंट असेट। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसको बोलते हैं एक्सपेंस और असेट। सैलरी एक्सपेंस होती है असेट, एडवांस में पे कर दी तो असेट है, एडवांस में पे कर दी, जिसका फायदा नहीं लिया तो असेट है, जिसका फायदा ले लिया पे भी कर दिया तो भी एक्सपेंस है, क्योंकि फायदा तो ले लिया, काम तो आपने करा लिया। भाई मैंने मार्च के महीने में काम करा लिया, पेमेंट चाहे दिया चाहे नहीं दिया, फायदा ले लिया ना, फायदा ले लिया तो क्या है, एक्सपेंस। पेमेंट कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, और पेमेंट नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज के, एक्सपेंस तो किससे जनिस्ता है, बेनिफिट एक्रूड, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड, बेनिफिट्स एंजॉयड। बेनिफिट ले लिया किसी चीज का, एक्सपेंस है, बेनिफिट नहीं लिया फ्यूचर में लूंगा, असेट है। पेमेंट भी कर दिया तो उस एक्सपेंस की वजह से कैश कम हो जाएगा, पेमेंट नहीं किया बेनिफिट ले लिया है तो एक्सपेंस तो है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंस का मतलब होता है, हालांकि मैं इतना ही डीप में पढ़ाता हूँ 11th क्लास में भी, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट्स एंजॉयड। बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए मैंने, बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड, बेनिफिट्स ले लिए, और अगर पे भी कर दिया कैश में, प्लस पेड इन कैश। एक्सपेंस का मतलब तो बेनिफिट एंजॉयड, पेड इन कैश हो चाहे नहीं हो, एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट एंजॉयड। पर अगर पे भी कर दिया तो देखो क्या क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट क्या आता है, बेनिफिट्स एंजॉयड मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, और पेमेंट कर दिया कैश में मतलब कैश कम हो गया, एंट्री क्या होगी, कम ऑन एंट्री क्या होगी, बस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, और कैश या बैंक को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। अब इसके दो दो रास्ते में निकालता हूं। बेनिफिट्स तो ले लिए, पर पे नहीं किया, नॉट पेड, एंट्री बोलो। बेनिफिट्स ले लिए तो एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट तो होगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट तो होगा। पेमेंट कर देता तो कैश कम हो जाता, पेमेंट आज तो नहीं किया, अब कल तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी तो थी ना आज की, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उस क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी बढ़ा देंगे। इस एक्सपेंस को ही क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, पी एंड एल में कौन से एक्सपेंस जाते हैं, जिसका बेनिफिट ले लिया है वो जाते हैं, जिसका पेमेंट कर दिया वो जाते हैं, जिसका बेनिफिट कर दिया है वो जाते हैं, क्योंकि वी फॉलो एक्रूवल कॉन्सेप्ट, हम लोग कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, तभी तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी पी एंड एल में लिखते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसका पेमेंट नहीं किया होता उसको भी एक्सपेंस मान के पी एंड एल में लिखते हैं, वरना तो फिर तो सिर्फ कैश एक्सपेंस ही आना चाहिए। वी फॉलो एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नॉट कैश बेसिस, ध्यान रखना ये बात। तो एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक होता है आपके जी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, जिसका बेनिफिट नहीं एंजॉय किया बट बाद में करूंगा, मतलब वो असेट है, मतलब वो असेट है, क्योंकि इसका मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट तो कर दिया पर फायदा नहीं उठाया। ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं ना, तो एंट्री तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होती है, पर जिसका बेनिफिट ले लिया वो एक्सपेंस तो ईयर एंड पे चल जाता है ट्रेडिंग पेंडल में, और जिसका बेनिफिट नहीं लिया
उसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ये गलत फेम मत पाल लेना, बच्चे पाल लेते हैं कि मैंने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तेरा दिमाग खराब है भाई, तेरा कॉन्सेप्ट नहीं आता। एक्सपेंस का पेमेंट किया है तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होगी, या तूने एडवांस में क्यों ना पे किया। फिर ईयर एंड पे जब अपन उसको देखेंगे कि यार एक्सपेंस का बेनिफिट लिया है तो ट्रेडिंग मेडल में भेज दो, और नहीं लिया तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करके इसको ट्रांसफर कर दो। तो अगर बेनिफिट जिसका लिया है वो तो ट्रेडिंग मेडल में चला जाएगा, जिसका बेनिफिट नहीं लिया वो प्रीपेड एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैंने 5 लाख रुपीज का पेमेंट किया। इस 5 लाख में से मैंने 4 लाख का तो फायदा ले लिया, तो इस 5 लाख के एक्सपेंस को मैंने ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किया ना पे करते टाइम, तो यहाँ क्रेडिट करूंगा। जिसका फायदा ले लिया तो वो कहाँ जाएगा? वो तो जाएगा ट्रेडिंग बंडल में। जिसका फायदा नहीं लिया वो कहाँ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस में। और प्रीपेड एक्सपेंस इसलिए मेरा असेट होता है क्योंकि आज फायदा नहीं लिया बट फ्यूचर में मिलेगा। समझ में आया? तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम में एक्सपेंस जरूर है पर वो एक्सपेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? पक्की बात। ये होता है इसका ट्रीटमेंट। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वजह से तो एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। प्रीपेड एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस तो नहीं बढ़ सकता, क्या बढ़ाते थे आप? असेट बढ़ता है और कैश नाम का असेट कम हो जाता है। कैश नाम का असेट कम हो जाएगा, प्रीपेड नाम का असेट बढ़ेगा। और नॉर्मल एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस बढ़ जाता है और असेट कम हो जाता है, क्योंकि पे कर दिया ना। समझ में आया क्या आपको? अरे बोलो, पक्की बात। फटाफट से ड्रॉ करो, फटाफट से। हाँ आपको लगेगा, आप लिखो बस। आप तो इसको यहाँ इसको हेडिंग लगा दो, आपको लगेगा क्या लिखवा रहे हो हमारे को। आप लिखो ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। फटाफट लिखो बस।